तो प्यारे दोस्तों, तो हम लोगों ने इंतज़ार किया और ये अच्छी बात थी क्योंकि अब हमारे जो प्रतिभागी हैं इस प्रस्तुतिकरण में अब वो दुगने संख्या पर हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल हमारा रवैया भी ऐसा है कि जब लोगों को हम 5 या 10 मिनट देते हैं तो जो लोग जो हैं वो देरी से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाते हैं। और अलेक्जेंडर ने मुझे 10 दे दिए हैं। और उन्होंने म- वाकई अनुमान लगा लिया था कि मेरा अगला प्रश्न क्या होगा, और वो ये कि मेरी आवाज उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं। तो यदि हाँ तो 10 दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम शुरू करते हैं। आज 29 जुलाई 2024 है और ग्रीष्म का दूसरा महीना खत्म हो रहा है और आज सोमवार का दिन है। और एक और क्षण दीजिए और मैं यहाँ पर अपना परिचय देता हूँ और उसके बाद आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये ग्रीष्म का दूसरा महीना खत्म हो रहा है, जुलाई का। और प्रमोशन भी खत्म हो रही है जिसको हम लोगों ने शुरू किया था। और जो कि ग्रीष्म का जो प्रमोशन था, ग्रीष्म काल का जो प्रमोशन था, तो अभी भी आपके पास 2 या ढाई दिन पड़े हुए हैं। और और 2 दिन और आप कह सकते हैं कि अभी आज की शाम भी पड़ी हुई है। तो यदि आप ऐसे देश में हैं जहां पर अभी दोपहर का समय है तो अभी भी आप सक्रिय रूप से इस प्रमोशन का 2.5 दिन तक पूरा का पूरा इंतजार कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इस महीने के अंत आने पर मैं आपको जरूर बधाई दूंगा क्योंकि ये काफी उत्पादकता से भरा हुआ महीना रहा है। तो हम लोग आज सोमवार के दिन बैठक कर रहे हैं और गुरुवार को नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं जो तैयारी करेंगे अपने प्लेटफॉर्म का, अपने मंच के अद्यतन का अपडेट करने का। और और हम लोग एक खास जो है बैठक करेंगे जो कि हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो हमारे साथ जो हमारे पार्टनर थे जो जुड़े थे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो शीर्षक है, और मैं आज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न जो पिछले 2 हफ्तों में पूछे गए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, और मैं उन प्रश्नों को आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। और मैं यहाँ पर कोई कोई पूर्ण विराम नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस प्रौद्योगिकी, इस टेक्नोलॉजी में क्या विकास हो रहा है, हमारा प्लेटफॉर्म किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो ये प्रश्न लोग हमसे पूछ रहे हैं, बहुत ही सकारात्मक प्रश्न है। और हम लोगों की जो पहला भाग है इस बैठक का वो उसी के ऊपर प्रतिबद्ध होगा। तो यहाँ पर दिख पा रहे हैं कि तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा कर रहा हूँ और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अनुवाद कैसे प्राप्त करना है। तो एक क्षण दीजिए। यदि आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं तो आप जो हैं आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपके पास मोर का एक ऑप्शन आएगा, और मोर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपको 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 इंटरप्रिटेशन का ग्लोब का चिन्ह दिखाई देगा। उसको उसको आप जो है क्लिक कीजिएगा, अपनी भाषा का चयन कीजिएगा और डन जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आपको दोनों भाषाएं सुनाई देंगी और मेरी आवाज आपको कम आएगी। तो यहाँ पर आपके पास 3 विकल्प होंगे: रशियन, रूसी, अंग्रेजी और हिंदी। तो आप हिंदी चुनें और हिंदी के बाद डन जरूर करिएगा, क्योंकि यदि आप डन नहीं करेंगे तो आपको दोनों की दोनों भाषाएं आएंगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे चलते हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, तो हमारे जो सबसे सक्रिय पार्टनर्स हैं वो अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो आपके विचार में जो मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं उन लोगों से जो बहुत सक्रिय रहते हैं,
तो बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि पिछले 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है। तो तो किन प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करें। तो मुझे मालूम है, और यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे पहले बताएं कि आपके आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और आप किस प्रकार के प्रश्न, और आप शायद ये प्रश्न ना हो, आप कुछ स्पष्टता चाहते हो या अतिरिक्त जानकारी चाहते हो। तो ये सारी चीजें हम लोग इसी प्रस्तुतिकरण में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर बहुत संवादात्मक करते हैं, और क्योंकि हमारे पास ये परंपरा रही है कि हम लोग जो है बहुत ही संवादात्मक यानी इंटरैक्टिव रूप से हम लोग बात करते हैं। तो जो लोग आज हमारे साथ बहुत समय से हैं, तो आपको याद होगा कि जब मैं तब से आप लोगों के साथ हूं, जब फील्ड ट्रिप्स पे जाते थे और दर्शकों के साथ मुझे प्रश्न उत्तर का सत्र जो था वो बहुत अच्छा लगता था, खास करके लाइव कॉन्फ्रेंस जो कि कॉन्फ्रेंस हॉल में होता था। तो मुझे कुछ फीडबैक प्राप्त हो रहा है, वो फीडबैक आप मुझे देते रहिए। और मैं जो प्रश्न जो कि रूसी भाषा में नहीं थे, मैं उनका अनुवाद कर रहा हूं, और उसके बाद धीरे धीरे जो प्रश्न मैं ले सकता हूं, जिनको समझ सकता हूं, उनको मैं करूंगा। तो बहुत बढ़िया। तो कोई पूछ रहा है कि यहाँ पर पुनः संरचना की बात हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, निवेश के ऊपर अफवाहें ये भी हैं कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बिल्कुल ही अलग क्षेत्र होगा। मैक्सिम, आपने हमें ये बताया था अपने अपनी एक चर्चाओं में, और जहां पर जब यूनिस्की ने ये कहा था कि निवेशकों को जो 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 मूल्य प्राप्त होगा वो कहीं ज्यादा अपेक्षाओं से बहुत ज्यादा होगा। तो जो जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी जो जो बौद्धिक संपत्ति है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बताएं। और प्रश्न पूछे। और यहाँ पर ये लिखा है कि आपने यूनेस्को की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर ये लिखा है कि कि यूनिप्लैश का परीक्षण किया जाना चाहिए, जो कि 500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसका परीक्षण किया जाता है, और तकनीकी समाधान जो है उनको दक्ष बनाने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है वो जीटीआई के निवेशकों के पैसे से इस प्रौद्योगिकी को विकसित किया जा चुका है। मेरे पास इसका भी उत्तर है, धन्यवाद है आपका ये पूछने का। और यहाँ पर एलेक पूछ रहे हैं कि शेयर्स का बायबैक कैसे होगा। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। और वेरिका ने पहले पूछा कि किस प्रकार से नए निवेशकों को हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। तो ये मैं लिख रहा हूं, इसको एक अलग शीर्षक के रूप में, एक अलग प्रश्न के रूप में हम इसका उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया। तो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो तो चलिए, थोड़ा सा हम लोग विपरीत तकनीक लगाने की कोशिश करते हैं, और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा तर्क के साथ काम करेंगे, लॉजिकल होकर काम करेंगे, और पिछले 10 सालों के अंदर जो विकास हुआ है उसको थोड़ा तर्कपूर्ण नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो एनाटोली ने एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु उठाया है कि यदि हम लोगों को हाई स्पीड समाधानों को विकसित करना है, उनको पूरा करना है, तो यूनिफ्लैश का परीक्षण जो है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसको उसको जो है उसका परीक्षण किया जाना चाहिए और उसको पारित किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि जो जो मूल प्रौद्योगिकी है, वो उस मूल प्रौद्योगिकी जो है वो निवेशकों के पैसे से उसका वित्त पोषण किया गया है। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन को बाजार में लेकर जब हम आ रहे हैं, तो कितना कंपनी को अभी समय चाहिए, और और क्या क्या तकनीकी समाधान जो हैं, और दूसरे
कौन से समाधान हैं जिनकी आवश्यकता होगी। तो किन प्रकार की गतिविधियां जो हैं, वो जो इतना बड़ा जो इंजीनियरिंग विभाग है, जो डॉक्टर यूनिस्की ने जिसको जिसका जो जो वो काम कर रहा है डॉक्टर यूनिस्की के साथ, वो क्या कार्य कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि इस समय कितने प्रकार के ट्रैक्स हैं, कितने लंबे ट्रैक्स हैं, और हम लोगों को ये भी पता है कि कितने रोलिंग स्टॉक्स हैं जो विकसित किए जा चुके हैं। एको टेक्नो पार्क जो कि निर्माण एको टेक्नो पार्क जो है सितंबर 2015 में शुरू हुआ। तो दूसरे शब्दों में यदि कहें तो 9 साल हो चुके हैं, है ना। और जहां तक हम लोग शहरी और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, और जब मैं कार्गो की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं कंटेनर्स की और बल्क गुड्स की। तो ये जो है मारीना गोरका के एक शहर में ये शुरू हुआ था। तो हम लोगों ने इस प्रश्न को शुरू किया है, तो आप अपने जो प्रश्न हैं उनको रोक के रखिए, ताकि आपके जो नए प्रश्न जो आप पूछेंगे वो कहीं मेरा ध्यान भंग ना कर दें। तो अभी हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, जो सभी की दिलचस्पी है। तो यदि हम लोग मिलकर इसके बारे में जवाब चाहते हैं, एक निष्कर्ष चाहते हैं, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो 9 साल लगते हैं इस कंपनी को कि उस स्तर तक पहुंच पाए जहां पर उन लोगों को, इस कंपनी को कमर्शियल ऑर्डर्स प्राप्त होने शुरू हुए हैं। तो 9 साल बीत चुके हैं। तो किस प्रकार के तकनीकी समाधान जो है वो विकसित किए जा चुके हैं तब से, या उस समय से। और उसके बाद यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है दूसरे प्रश्न की ओर, या इस प्रश्न के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे एक एक करके। तो पूरा का पूरा जो बैठक है वो 90 मिनट या उससे ज्यादा होगा या कम होगा, ये निर्भर करता है कि हम कितना सक्रिय रूप से आज भाग लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वाकई में ये नहीं चाहता कि मैं ही केवल बोलता रहूं, ये जो संवाद है वो एक तरफा हो। मैं बल्कि यहाँ पर आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूं जो कि तार्किक हो, लॉजिकल हो, और उसके बाद हम लोग मिलकर एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो कि काफी तर्कपूर्ण होगा। और रोहन कह रहे हैं कि मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट सुन पा रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। तो देखिए, मैक्सिम कह रहे हैं कि मेरा जो वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा मैंने किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे को ठीक प्रकार से सुन पा रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया। और तो अभी तक क्या क्या किया जा चुका है। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि 7 ट्रैक्स जो हैं उनका शुभारंभ किया जा चुका है। और ये जो सारे के सारे जो ट्रैक्स हैं ये शहरी परिवहन के हैं, यानी कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हैं। और 16 तरह के जो जो कि तो उसके साथ साथ 6 और ट्रैक्स जो है वो जोड़े गए हैं। और ये इसलिए किया गया है कि दोनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उनकी जांच की जा सके। तो सबसे पहले जो है ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर का परीक्षण हो रहा है। उनको उनके रोलिंग स्टॉक उनके ऊपर चल रहे हैं, उसका डिजाइन किया जाता है। और उसको डिजाइन करने के बहुत सारे चरण होते हैं, और बहुत सारे तकनीकी और प्रौद्योगिकी चरण होते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा जानकारी आपको जो है तकनीकी विस्तार से तकनीकी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा। परंतु आप सभी लोग बहुत अनुभवी हैं, और आप दिग्गज निवेशक और पार्टनर्स हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के। तो मुझे मालूम है कि अगर आपको ये सारी की सारी चीजें भली भांति से पता हैं। तो बहुत सारा कार्य जो है वो किया जा चुका है, और हम लोग यहाँ पर अलग अलग ट्रैक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग रोलिंग स्टॉक्स की किस्मों की बात कर रहे हैं, जो कि मदद करता है कि जो शहरी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को बाजार तक लेकर जा सके। और अब कंपनी के पास 50 से ज्यादा ऑर्डर्स हैं, और मैं यहाँ पर कमर्शियल परियोजनाओं की बात कर रहा हूँ। तो जो ये रवैया है, इसने कंपनी की जो पहुंच है वो बनाई है कि बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो बना सके, क्योंकि हर एक
क्लाइंट का, हर एक ग्राहक की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। यदि हम लोग अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो यदि अगर एनाटोलिस केवल एक प्रकार के ट्रैक्स और एक प्रकार के रोलिंग स्टॉक बनाएंगे, तो उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत कम लोगों के साथ, कम ग्राहकों के साथ होगा। हमारी जरूरत यह है कि हम लोग जो हैं अलग अलग क्लाइंट्स की जरूरतों को पूरा कर सकें। और धन्यवाद देना चाहिए कंपनी का कि कंपनी के पास इस समय बहुत ही जो विस्तृत रूप से जो है उत्पाद मौजूद हैं, रोलिंग स्टॉक्स मौजूद हैं, बहुत ही अलग अलग किस्मों का इजाद किया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद है कि कंपनी के पास ऐसा है, ताकि कंपनी जो है अलग अलग ग्राहकों की मांगों को पूरा कर सके। और उसी प्रकार कार्गो की अगर हम बात करते हैं, तो कार्गो भी इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जहां पर हम स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो कंटेनर्स के माध्यम से हम लोग जो है खुले उत्पाद ट्रांसपोर्ट यातायात कर सकते हैं। हम लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के कंटेनर्स के माध्यम से अलग अलग तरह के कार्गो का जो है यातायात कर सकते हैं। और ईस्टर्न यूरोप के अंदर और शारजा के अंदर, यूएई के अंदर जो है ये परीक्षण ट्रैक्स और ये परीक्षण जो जो संरचना है वो बनाई गई है। तो 9 साल इसके अंदर लगे हैं। और यदि अब हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास केवल और केवल एक प्रोटोटाइप है, एक शुरुआती मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है। और अलेक्जेंडर ने जैसे कहा कि एको टेक्नो पार्क के अंदर उन्होंने रेल स्ट्रिंग ओवरपास, जो कि कम से कम 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को प्राप्त कर सकती है, उसको विकसित किया है। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा उन्होंने परीक्षण किया है, लेकिन उस गति को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को थोड़ा और समय लगेगा। एक हम लोगों को 1 किलोमीटर के ट्रैक के ऊपर आप 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को आप परीक्षण नहीं कर सकते। उसको करने के लिए कम से कम आपको 25 किलोमीटर का लंबा ट्रैक चाहिए होगा, जहां पर आप गति पकड़ेंगे, उसके बाद आप ब्रेक लगाएंगे, और उसके लिए एक अलग चरण होगा फंडिंग का, वित्त पोषण का। एक क्षण दीजिए। तो एक और प्रश्न जो है मैं अनुवाद कर रहा हूं, एक क्षण दीजिए। तो शेखर जी पूछ रहे हैं कि आप जो है हमारे जो जूम मीटिंग्स है वो आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर आप हमारे सीईओ की बैठक क्यों नहीं लेते? तो देखिए, एनाटोली यूनिट्स की आपके सीईओ नहीं है, और साथ ही साथ वो आरएसडब्ल्यू के साथ प्रत्यक्ष रूप से या स्काईवर्ल्ड के समुदाय के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्राउड फंडिंग जो है, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन को समर्थन करते हैं। और एनाटोली यूनिट्स की जो हैं वो इंजीनियर हैं, वो इजाद करने वाले, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को इजाद करने वाले संस्थापक हैं, मालिक हैं, और अपनी अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। और उन्होंने जो भौतिक संपदा है, जो जीटीआई को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है, जिसका हम हिस्सा हैं, और हमारे समझौतों के अनुसार हम लोग सह मालिक हैं उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। तो बौद्धिक संपदा के, और आपको ये समझना होगा कि डॉक्टर यूनिट्सकी का कोई भी यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर आकर संवाद करें। उनका केवल और केवल वो ये करते हैं कि वो बताते हैं, और साथ ही साथ वो जो है अपनी इंजीनियरिंग कंपनी जो कर रही है, नई नई चीजें विकसित कर रही है, वो उसके बारे में उनको बताना होता है। तो कंपनी ऐसा कर रही है, उनके अपने चैनल्स हैं, वार्षिक रिपोर्ट जो है वो हर साल प्रकाशित होती है क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और साथ ही साथ डॉक्टर यूनिस्की के चैनल के ऊपर वो प्रकाशित करते रहते हैं
Q&A सत्रों को, प्रश्नोत्तर के सत्रों को। और मैं यहाँ पर अनुशंसा करूंगा कि जो लोग ऐसे प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं तो वो कृपया करके वेब रिसोर्सेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और समाचारों का अनुसरण कीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो जो जो होते हैं या डॉक्टर यूनिट्स जो जो उदाहरण देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, तो वो सारे के सारे आप जरूर देखें, उन कथनों को जरूर सुने, क्योंकि ये हमारी दिलचस्पी है। और डॉक्टर यूनिट्सकी जो है उनके पास जो हमारे जो प्रश्न उनके उत्तर भी होते हैं। तो जहां तक जानकारी की बात है क्राउड फंडिंग को लेकर, और यहीं पर हम लोग आते हैं, हमारी भूमिका यहीं शुरू होती है दोनों की तरफ, RSW और साथ ही साथ स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ। तो यही हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन 9 सालों के अंदर जो कंपनी है, वो जो पैसा उन्होंने उगाहा था, जो 14 चरणों के अंदर, ताकि दो कमर्शियल जो परियोजनाएं हैं वो तैयार हो सकें। और अब हम लोग जो है अ, अगले शीर्षक की ओर ऊपर चलते हैं, जहां पर लागत और वॉल्यूम की बात हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। और उस समय में जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है, और उस समय हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट को के शुरुआती चरण के अंदर जो है बहुत ही कम पैसे की आवश्यकता थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, तो हम लोगों ने एक प्रोटोटाइप, एक एक प्राथमिक मॉडल जो हम लोगों ने देखा है, और ये कोई आसान कार्य नहीं था कि एक प्रोटोटाइप को डिजाइन किया जाए। तो यहाँ पर केवल ब्लू प्रिंट या कोई स्केच नहीं बनाया गया था कि एक नए प्रकार का रोलिंग स्टॉक बनाया जाए, परंतु जो पूरा का पूरा जो पैसा जो निवेश किया गया था, उसमें से बहुत ही कम प्रतिशत जो है वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाया गया था। और अब जो साक्षात्कार हुआ है, इंटरव्यू हुआ है डॉक्टर नित्सकी के साथ, हम लोगों को ये पता चला है कि जो कंपनी है वो अब हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को एक नए महाद्वीप पर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसको विकसित करना चाहती है। तो जो लोग निवेश करेंगे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं निवेश फंड्स की, हम लोग बात कर रहे हैं संस्थागत निवेशकों की, और क्राउड फंडिंग भी। तो क्राउड फंडिंग जो होगी वो उस प्रारूप में होगी जो कि इस समय हमारे मौजूदा प्रारूप में है, या फिर इसको यूं कह लीजिए कि अगर हम लोगों को यूएस के अनुसार हम लोगों को क्राउड फंडिंग करनी होगी, तो कुछ पुनः संरचना हम लोगों को करनी आवश्यक होगी। तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की पुनः संरचना करने की आवश्यकता होगी। परंतु मैं कुछ कुछ चीजों को मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं पिछले बैठक में मुझे, उन्होंने मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाल लिया था। तो पर हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि कि हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, जी नहीं। हम जुड़े रहेंगे, लेकिन प्रश्न ये होगा कि उसका प्रतिशत कितना होगा, हम लोगों के जो जो हिस्सा है वो हिस्सेदारी कितनी होगी, और उसके बारे में बहुत जल्दी हमें पता चलेगा। तो अनातोली यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन है जो कि मूल प्रौद्योगिकी का मालिक है, जहां पर ट्रैक्स और जो कि संरचना बनी हुई है। देखिए, आप अपने आप जो है, आप दस्तावेजों को पढ़ें तो सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आप पढ़ सकते हैं जीटीआई के जो दस्तावेज हैं, कानूनी दस्तावेज हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं और आपको सारे के सारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ेंगी, ये हम लोगों को बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी। पर एक चीज मैं बहुत ही ठोस तरीके से ये कह सकता हूं, और वो ये कि
यदि हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हम लोगों को उसका 1% मिलेगा, परंतु प्रश्न ये है कि कितना प्रतिशत मिलेगा। अब ये उस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में हालात क्या होंगे। और मुझे लगता है कि काफी महान बात होगी यदि ये परियोजना वहां पर उसका कार्यान्वित होगा, क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने जब कंपनी, हमें आज भी याद है जब वो शारजा गई थी, यूएई गई थी, तो बहुत ही मुश्किल दुर्गम प्रक्रिया थी, और उसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने अपने पैर जमाए। तो तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है अंग्रेजी के अंदर, और मैं उसको अनुवाद करता हूं और उसके बाद मैं आपका उत्तर देता हूं, और ये प्रश्न है लकी वन से। तो प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लकी वन से जो प्रश्न है वो बिल्कुल ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए हैं। और मैं केवल और केवल ये बात कर रहा हूं कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी, वो कितनी होगी। तो हमारे जो मेहमान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया तरीका यही होगा कि हम लोगों को किसी भी जो नए परियोजना में निवेश करने से पहले ये जरूरी है कि पुराने परियोजनाओं से लाभांश या डिविडेंड प्राप्त हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यदि हम लोग एप्पल और टेस्ला को देखते हैं, आइए, तो आप सभी लोग जानते हैं, तो किस साल में ये जो कंपनियां थी उन्होंने लाभांश देना शुरू किया। एप्पल का उदाहरण लेते हैं, तो एप्पल जो थी वो शायद अगर हम ये कहें कि एक एक्स साल में वो शुरू हुई थी, और उसके बाद कब उसने लाभांश देना शुरू किया था, एप्पल की बात कर रहे हैं, कितने सालों के बाद, जब उन्होंने शुरुआत की उसके कितने सालों के बाद उन्होंने लाभांश दिया। कोई कह रहा है 20 साल के बाद, कोई कह रहा है 7 साल के बाद। तो ईमानदारी से मैं कहूं तो 11 साल। तो 11 साल के बाद जब कंपनी बनी, उसके बाद 11 साल के बाद कंपनी ने लाभांश देने शुरू किए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि एप्पल के पास बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े स्तर की परियोजनाएं नहीं थी। ये कोई कोई नया ढांचा नहीं बना रहे थे, या कोई नई परियोजना जो कि जो कि नहीं थी। ये केवल और केवल आईटी आईटी उद्योग के अंदर एक कंपनी थी, तो एक आसानी से वो चीजों को बढ़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए, हम एप्पल नहीं हैं। जी हाँ, हम एप्पल नहीं हैं, लेकिन हम एप्पल से बहुत बड़े हैं। उसका पूंजीकरण प्राप्त करने के लिए हम लोगों को थोड़ा और समय लगेगा। तो मैं यहाँ पर अपने विचारों को खत्म करना चाहूंगा। तो आप कह रहे हैं कि हम लोग एप्पल नहीं हैं, तो ठीक है, हम लोग तुलना करते हैं प्रौद्योगिकी को, जो कि हमारे क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर दिमाही और डैनियल जो कह रहे हैं कि जो जो आप लोग जो 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 आप टिप्पणियां कर रहे हैं वो काफी ज्यादा अपमानजनक हैं। और तो वो आप कह रहे हैं कि यूनिट्सकी को जो है वो जो है जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप यूनिट्सकी को जो है युवा होने की जो धारा है वो इजाद करने दीजिए, और उसके बाद हम बात करेंगे। ये अपमानजनक है, तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो उन्होंने जो भी कंपनियां थी, उन कंपनियों ने जो लाभांश देने पहले शुरू नहीं किए, उन्होंने पहले देखा, उन कंपनियों ने मुनाफा कमाना शुरू किया, और उसके बाद बाजार ने देखा कि इस कंपनी में मुनाफा आ रहा है, और उसके बाद उसका पूंजीकरण कंपनी का बढ़ना शुरू हुआ। और उसके बाद जब शेयर होल्डर्स ने, शेयर धारकों ने अपने शेयर्स को बेचना शुरू किया,
और उस समय भी लाभांश जो है वो शेयर धारकों को नहीं प्राप्त हो रहा था, केवल पूंजीकरण का मूल्य जो था वो बढ़ रहा था। तो अगर हम लाभांश की बात करते हैं तो एप्पल के पास एक उत्पाद था जो कि बहुत बड़े बड़े स्तर पर नहीं था, या फिर यूं कह लीजिए कि कोई एक ऐसी परियोजना नहीं थी जो बहुत महंगी थी, या ऊर्जा जो थी वो खपत ऊर्जा की खपत उस परियोजना में ज्यादा थी। जब आप एक कंप्यूटर बनाते हैं तो उसमें खपत बिजली की या विद्युत की कम होती है यदि आप हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपको एक पूरा का पूरा नया क्षेत्र, एक नया ढांचा, एक अर्थव्यवस्था का नया हिस्सा विकसित करना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा ढांचा, पटरियों का, सॉफ्टवेयर, सुरक्षा, रोलिंग स्टॉक, नवोन्मेष और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आपको विकसित करना पड़ता है। आपको रोलिंग स्टॉक ही नहीं बल्कि ट्रैक्स भी अलग अलग, आपको अलग अलग चरणों में अलग अलग आपको विकसित करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो जो स्केल है, तो ये जो आकार है, ये एप्पल से कहीं ज्यादा बड़ा है, और जो प्रौद्योगिकी जो इस्तेमाल हो रही है वो कहीं ज्यादा जटिल है। अगर हम लोग एप्पल से बात करें और उसकी अगर हम डिजाइन की बात करें तो ये काफी जटिल है। तो डॉक्टर यूनिस्की ने बहुत बार इस चीज की तुलना जो है, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्टेशन को जो है एक हवाई जहाज से की है। और मुझे लगता है कि ये शायद जो है हवाई जहाज से भी ज्यादा जटिल है यदि हम डिजाइन की बात करें, परीक्षण की बात करें और जो सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग वाकई एप्पल नहीं है, हम उससे कहीं ज्यादा जटिल हैं। और अब अगर हम लोगों को उन सभी प्रक्रियाओं का पूंजीकरण करना है तो हम लोगों को और समय की आवश्यकता होगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी। परंतु एक कम समय के अंदर जो तो जिन कंपनियों की हम लोग बात कर रहे हैं उनकी तुलना में, तो 2024 के अंदर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, और जब मैं यहाँ पर हमारी बात करता हूँ तो मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो जुड़े हुए हैं नई प्रौद्योगिकी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। मैं माफी चाहूंगा कि मैंने अपने विचारों की रेल को कहीं खो दिया है। तो 2024 की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के पास सक्षमता है, और सक्षमता है दो तरह के उत्पादों की। और डॉक्टर यूनिस्की ने घोषणा की थी कि 2025 से जो कंपनी है वो एक कानूनी रूप से एक संरचना बनाएगी ताकि लाभांश को भुगतान किया जा सके। क्योंकि अब इस समय कंपनी जो है वो सतत, यानी कि स्वयं निरंतरता के ऊपर आ चुकी है, पहुंच रही है। और 2025 में आशा करते हैं कि जो जो लाभ है वो होना, मुनाफा होना शुरू होगा। जो कस्टमर्स जो कि कंपनी के साथ ऑर्डर्स जो देंगे, तो एप्पल और यातायात, एप्पल और ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों की दोनों अलग 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 जो है वो क्षेत्र हैं। और इनके कार्यान्वयन के लिए, इनके ऊपर अमल करने के लिए एक अलग स्तर की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहाँ पर विकसित हो रहे हैं पिछले 10-11 सालों से, और 12वें और 13वें साल के अंदर हम लोग उस समय की बात कर सकते हैं जहां पर कंपनी शायद हम लोगों को, हम अनुमान लगा सकते हैं कि लाभांश दे। 2022 में जो जो कस्टमर्स थे उनको बताया गया था, जो कस्टमर्स थे वो 2017 में भी आए थे। तो मैंने जैसे कि अपने शहर के प्रशासन को एको टेक्नो पार्क में मैंने न्योता दिया था, और ये प्रशासन जो था उस समय वो ये देखने आए थे कि जो उस समय जो ये हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है, या जो हमारे आर जो हमारी जो 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 रेल है, और जो हमारी जो कार्गो जो है यातायात, वो किस प्रकार से काम करते हैं।
और उस समय जो प्रौद्योगिकी थी, उस समय वो उसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ था। उस समय ज- हम लोगों को इंतजार करना पड़ा था जब तक प्रमाणीकरण प्राप्त ना हो जाए। उसके बाद यदि अगर कोई हमारे जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो सरकार से जुड़े होते हैं, तो इस चीज के ऊपर काफी चीजें निर्भर करता है कि सरकार बदल रही है कि नहीं बदल रही है। क्या वो लगातार अगले अगले टर्म के लिए आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि कई बार जो इतने बड़े बड़े जो परियोजनाएं जब बड़ी बड़े शहरों में शुरू होती हैं, तो प्रशासन और राजनीतिक प्रक्रिया उसके अंदर जरूर होती है। तो इसीलिए तो 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 मौका जो है वो कंपनी के पास ज्यादा होता है कि जहां पर आप कमर्शियल परियोजनाओं को के ऊपर आप ज्यादा अमल कर पाते हैं। तो ये वो निजी कंपनियां होती हैं जो कि आपके साथ जुड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर एक माइनिंग कंपनी है जो कि चाहती है कि जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने जो 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 गुड्स हैं वो यातायात करना चाहते हैं। या फिर बंदरगाह से जो शिप कंपनियां हैं वो बंदरगाह से दूसरे बिंदु तक जो है वो अपने कार्गो को ले जाना चाहते हैं। तो ये वो जगह होती है जहां पर आप जो कंटेनर्स हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में हाथ बदलते हैं। तो चीजें बहुत सरल हो जाती हैं। या उदाहरण के तौर पर कोई विनिर्माण कंपनी जो कि बड़े बड़े शहरों को बनाती है, या जो नए गांवों को, या शहरी जो जो कि बस्तियां होती हैं, शहरी शहर होते हैं, वो उनको बसाने का काम करती हैं। या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के कैंपस होते हैं जहां पर अनुसंधान हो रहा होता है। तो ये सारी की सारी परियोजनाएं जो हैं, वहां पर हमारे उत्पाद की ज्यादा जरूरत होने की अनुमान है। तो ये अलग अलग चरण होते हैं जहां पर कमर्शियल परियोजनाएं आती हैं। तो रुस्लान कह रहे हैं कि क्या हमारे पास कोई कोई जानकारी है कि कौन कौन सी परियोजनाएं हमारे पास कथित हैं। और मैं यहाँ पर कहूंगा कि आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, रिपोर्ट को देख सकते हैं, 2023 की रिपोर्ट को, या उससे भी बेहतर आप प्लेलिस्ट की जांच कीजिए जहां पर उत्पादों के चरणों के बारे में आपको पता चलेगा। और ये अलग अलग वीडियोस आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो हमारे पास 3 वीडियोस यहाँ पर है, और हमारे पास 6 वीडियोस जो हैं, 6 या 7 वीडियोस जो हैं वो उत्पादों के चरण के लिए हैं। तो यहाँ पर 6 ब्रॉडकास्ट हैं। तो यदि आप ये सारे के सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको विस्तार पूर्ण सारी की सारी जानकारी प्राप्त होगी कमर्शियल परियोजनाओं के बारे में। तो मेरे पास जो सादी की सादी जानकारी जो मेरे पास आती है, वो सारी की सारी जानकारी इन्हीं आधिकारिक चैनलों के द्वारा आती है। कोई कह रहा है कि देखिए, ये तो हमें पता है, हमें नई जानकारी चाहिए, कोई बोल रहा है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो हर एक कमर्शियल परियोजना जो है वो महीनों लग जाते हैं, और कई बार सालों लग जाते हैं इससे पहले कि उसका कार्यान्वयन हो सके। तो अगर नई जानकारी की आप बात कर रहे हैं, तो आइए हम लोग जो हाल ही की खबरों को देखते हैं जहां पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, वाणिज्य की परियोजनाओं की बात हो रही है।
रुस्लान, क्या आप वो खबर साझा कर सकते हैं जो कि हाल ही में छपी थी? और मैं यहाँ पर अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ। और ये जो खबर थी, ये खबर जो कमर्शियल परियोजनाओं के ऊपर थी, जो कि जो कि हमारे महाद्वीप के दक्षिण में थी। तो कोई कह रहा है कि हम लोगों के पास कम से कम वार्षिक उत्सव होना चाहिए, और वार्षिक उत्सव का हमारे पास कोई खबर नहीं आई है अभी तक। तो मुझे नहीं मालूम कि यदि आपको पता है कि नहीं, लेकिन अब इस समय पूरे के पूरे विश्व में बहुत जटिल चीजें हो रही हैं, परिस्थितियां बनी हुई हैं। और वाकई में बहुत सारे लोग जो हैं उस देश में नहीं जा सकते जहां पर टेक्नो पार्क बना हुआ है। तो हम लोग यूएई के अंदर जो है वहां पर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो तभी वो वो जो है वो अगले साल में होगा, जब हम लोग अपनी रीब्रांडिंग की प्रक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। तो उस समय वहां पर एक श्रृंखला होगी प्रेरित करने के लिए, एक इवेंट्स होंगे, ताकि हम लोग संगठित कर सकें एक बड़े समूह को शारजा के अंदर, यूएई के अंदर। तो यूएई के अंदर आना थोड़ा सा जो है वो वो आसान होगा। और So if there are a lot of investors, will the company have enough funds to pay dividends to everyone? Well, Grigory, you asked this question. So we should talk about the potential of the technology itself. That's the question we should be asking ourselves. What is the potential of technology? Pawan is asking, is any project start in India? Well, we had news about a project in Indonesia, which is in that part of the world. And our colleague has shared that news in the chat. So Ruslan, for you specifically, and to all of our guests, participants of our meeting, please follow the link and you will see a specific transportation infrastructural project. So follow the news. This is not an old piece of news. This news is of the 1st of July. So it's been early this month. It happened 1 month ago. So I think this is quite an interesting piece of news. Ruslan says, I read it. Well, if you read it, then what else you want? Because you think the technology should... So we're not a dairy factory here that we grow cows, we milk those cows, and then today we had 1,000 liters, and tomorrow we're going to have 1,050 liters because we have more cows now. So let's be realistic, guys. We are talking about a huge infrastructural project. It's a sector forming technology. So you cannot expect commercial projects to pop up every single day. If you know what the preparation process is, if you knew what the preparation process is, you wouldn't be asking those questions. So I will go back a little bit here. तो तो मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज आ रही होगी। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम है, जो समझौता है 2019 का, उसके अंदर पीटीएस शामिल नहीं है। और यहाँ पर पूरी की पूरी संरचना में कोई भी अमेरिकन कंपनी नहीं है। तो जो ये घोषणा पत्र है, जो ये मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम 2019 के बाद कोई भी जो जो कानूनी जो बदलाव थे वो नहीं हुए। 2019, 2021, 2022 और 2024 में कोई और नई चीज आई, और निवेश के मेमोरेंडम में ये चीजें शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और जो कंपनी है
वो जो कंपनी है, देखिए, तब तक बढ़ नहीं पाएगी, तब तक विस्तार नहीं कर पाएगी, जब तक वो नई कंपनियों के साथ मिलकर पुनः संरचना नहीं कर लेती, नई बाजारों में वो कदम नहीं रखेगी। जी हाँ, 2019 के अंदर मेमोरेंडम, निवेश मेमोरेंडम के अंदर वो सारी की सारी चीजें नहीं थी, वो कंपनियां नहीं थी जो कि उस समय, जो कि आज हैं। तो मैं यहां पर, मैं आपको बहुत सारे ब्रॉडकास्ट से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो कंपनी ने जो अभी तक प्राप्त किया है, 2 कमर्शियल उत्पाद उनके पास मौजूद हैं, और अब केवल और केवल वो उसकी शुभारंभ का इंतजार कर रहे हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं और प्रमाणीकरण कर रहे हैं, और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको भी विकसित कर रहे हैं। तो विकास के साथ साथ और बढ़ोतरी के साथ साथ ये बिल्कुल तर्क है, ये तर्कपूर्ण बात है कि कुछ पुनः संरचना, रिस्ट्रक्चरिंग होना आवश्यक है। और ये भी बताता है कि जो निवेश की जो योजना होगी, किस प्रकार के निवेशक आएंगे। तो अगर एनातोली, आपके प्रश्न का उत्तर अगर मैं देता हूं, तो इसका उत्तर यही है कि यहीं पर निष्कर्ष निकलता है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल तर्कपूर्ण हैं, ये सारी चीजें होंगी, और मैं इसी चीज के लिए आपको तैयार भी कर रहा हूं, ताकि आप इसको समझ के साथ जो है आगे बढ़ सकें। और साथ ही साथ जब ये बदलाव आएंगे तो आप हताश ना हो, आप हताश मत होइएगा, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा ना हो। तो एनातोली कह रहे हैं कि हम लोगों को जो निवेशक मेमोरेंडम है उसको हम लोगों को अद्यतित यानी कि अपडेट करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। परंतु 2-3 साल पहले या 4 साल पहले मेमोरेंडम को अद्यतित करना, उसकी कोई भी जो उसका वाकई में उस समय वो अद्यतित नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। लेकिन इस चरण के अंदर, आज की परिस्थितियों के अंदर, जो ये प्रश्न है ये बिल्कुल प्रासंगिक है, और इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम का अद्यतन करना अति आवश्यक है। उसको उसको उसके अंदर चीजें जोड़ना, उन चीजों को, कुछ चीजों को जोड़ना बहुत बहुत आवश्यक है। तो 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 एनातोली, मुझे उम्मीद है कि अब चीजें जो हैं वो अपनी, जो जो पहेलियां हैं, वो पहेलियों के टुकड़े सही जगह पर बैठ रहे हैं, और आप एक बड़ी तस्वीर को तैयार कर रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। और अब हम लोगों को, मुझे उम्मीद है कि पूरी की पूरी पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो यूनिकाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो क्या उनकी शर्तें, उनको धकेला गया है? देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि उनको उनको थोड़ा सा स्थगित या उनको पीछे किया गया है। ये बिल्कुल और बिल्कुल जो जो सामान्य जो कार्य हैं, वो सामान्य कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अनुवाद कर रहा हूँ प्रश्नों का, जो अंग्रेजी में पूछे जा रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि 2025 में क्या कंपनी लाभांश देगी? तो ये पैसा कहाँ से आने वाला होगा? क्या ये कंपनी के रिजर्व्स के पास है, या ये जो नई कमर्शियल परियोजनाएं जो दुबई में शुरू होने वाली हैं वहां से आने वाला है? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक चरणों में कंपनियां किस प्रकार कमर्शियल परियोजनाओं से अपना मुनाफा कमाती हैं। तो जो इंजीनियरिंग कंपनी थी वो क्या करती हैं? तो मैं यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, और उसके बाद जो जो निष्कर्ष है हम उसके ऊपर पहुंचेंगे। तो आपने डॉक्टर यूनिस्की की टीम का वीडियो जो आपने देखा था कमर्शियल परियोजनाओं के ऊपर, तो शायद 8 परियोजनाएं थी, जो कि 8 वीडियो थे जो इसी परियोजना के ऊपर थे। तो ये जो जो कार्यान्वयन होने वाला है इन योजनाओं के ऊपर, वो कहाँ पर होगा, या यूं कह लीजिए कि जो क्लाइंट्स हैं, वो कमर्शियल परियोजना के जो क्लाइंट्स हैं, वो कहाँ पर है, और उनका प्रारंभिक बिंदु कौन सा होगा?
तो रुस्लान कह रहे हैं कि शायद अग्रिम भुगतान होगा, एडवांस पेमेंट्स होंगी। जी नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि तो जैसा कि मैं आकर ये कहूं कि मुझे इस उत्पाद की आवश्यकता है, परंतु मैं अभी कोई भुगतान नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी, कोई भी चीज है नहीं जिसके लिए भुगतान किया जाए। तो सबसे पहला चरण जो होता है वो ये होता है कि आप अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हैं, और उसके बाद आप जो उनकी जो जरूरतें हैं उनकी सूची को आप तैयार करते हैं, और उसके बाद ही आप कमर्शियल ऑफर जो है वो आप अपने ग्राहकों को देते हैं। उनको आप बताते हैं कि लागत कितनी होगी। उदाहरण के तौर पर आपने घर के ऊपर के अंदर आप कुछ ठीक कराना चाहते हैं, मेंटेनेंस कराना चाहते हैं, रिपेयर कराना चाहते हैं, तो आप क्या जाएंगे, आप एक ठेकेदार के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि ठेकेदार जी, इस कमरे के अंदर मुझे ये चाहिए, ये ठीक करना है, जो वॉलपेपर है वो इस रंग का होना चाहिए, और जो फर्नीचर है वो जो जो जिस प्रकार का फ्लोर है वो मुझे वैसा चाहिए, जमीन ऐसी चाहिए, छत ऐसी चाहिए। तो ठेकेदार कहता है कि ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उसकी लागत कितनी है, और उसके बाद मैं आपको एक कमर्शियल ऑफर दूंगा। तो ये मैं यहाँ पर बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से कंपनियां जो है वो आगे बढ़ती हैं। तो सबसे पहले कस्टमर्स के साथ, ग्राहकों के साथ बातचीत होती है, उनकी जरूरतों की बातें होती हैं, और देखकर एक कमर्शियल ऑफर दिया जाता है। रुस्लान कह रहे हैं कि बिना डाउन पेमेंट के, बिना अग्रिम भुगतान के कोई भी चीज नहीं दी जाएगी। मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे कि मेरे पास एक कमरा है, और और तीन अलग अलग ठेकेदारों से मैं बात कर सकता हूँ। निकोलाय, रुस्लान और वसीली जो है, ये ठेकेदार हैं, और ये तीनों मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि अगर आप मुझे, मेरी सेवाओं को लेंगे तो आपको इतना भुगतान करना होगा, और दूसरा कहता है मुझे इतना भुगतान करना होगा। तो जहां पर अगर हम लोग देखेंगे कि कि हम लोगों को ये जब पता चलेगा कि अगर जो खुले उत्पाद हैं, जो खुले गुड्स हैं, वो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जा सकते हैं, या वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन से जा सकते हैं, या किसी और प्रौद्योगिकी के द्वारा जा सकते हैं, तो वो देखेंगे कि जो जो उत्पादन की जो फैक्ट्री है वो एक दूसरे बिंदु पर है, दूसरी जगह पर है। वो ये कहती है कि ये जो सामग्री है, जो ये कच्चा माल है, ये खुला कच्चा माल मुझे वहां तक, अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाना है। तो या फिर कस्टमर ये कहता है कि मुझे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सामान लेकर जाना है। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? आप केवल उनकी उनकी जरूरतों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और और जब कंपनी जो है वो अपना वो बात करता है, और उसके बाद जो डिजाइन जो है वो कार्य करता है, तो यहाँ पर इसको हम फिजिबिलिटी स्टडीज कहते हैं, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से जो कंपनी जो है वो इस चीज के ऊपर निश्चय करती है कि वो डाउन पेमेंट्स कर रही है। तो यहाँ पर जो जो कमर्शियल ऑफर है वो दी जाती है, जहाँ पर तीन या चार अलग अलग ट्रैक्स या रोलिंग स्टॉक्स जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं, समाधान दिए जाते हैं, और किस प्रकार से वो जो है, और उसके बाद उस स्टेज के बाद जो सारी की सारी चीजें जो हैं, जो जो कमर्शियल ऑफर में जाती है, तो अगली जो स्टेज है वो पूरे वो वो जहां पर पूरा का पूरा जो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो अनुबंध है, उसके ऊपर हस्ताक्षर किया जाता है। और उस समय जो कंपनी है, वो कंपनी जो है वो अग्रिम भुगतान को प्राप्त करती है। मुझे उम्मीद है सतीश जी कि अब आवाज ठीक आ रही होगी। तो यहाँ पर उसके बाद कंपनी को, इन सारी चरणों के बाद कंपनी को एक अग्रिम भुगतान यानी कि एडवांस पेमेंट मिलती है। तो क्या आपको लगता है कि यदि हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो यह क्या कमर्शियल परियोजनाएं यहां से शुरू होती हैं?
कोई कह रहा है जी हाँ, कोई कह रहा है जी नहीं। देखिए यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर यानी कि विनिर्माण चीज जो विनिर्माण का चरण शुरू नहीं होता है, यहाँ पर केवल और केवल इंजीनियरिंग का मुकाम शुरू होता है। और इंजीनियरिंग में वो ब्लूप्रिंट्स बनाते हैं, लेकिन कंपनी उससे पहले पैसा बनाती है। और कंस्ट्रक्शन विनिर्माण के से पहले कंपनी जो है वो एक एक जो जो भुगतान है वो प्राप्त कर चुकी होती है। तो जब आपने मुझसे ये पूछा कि जो ये पैसा कहां से आएगा, क्या ये पैसा, जैसे जब श्रीमान विलियम्स ने मुझसे पूछा कि कंपनी जो है वो लाभांश किस प्रकार देगी, किस पैसे से देगी, तो यदि आप 2023 के वीडियो के ऊपर जाते हैं, दिसंबर के वीडियो के ऊपर, तो यूनिट्सकी की टीम बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कह रही है कि 50 से ज्यादा परियोजनाएं पाइपलाइन के अंदर हैं। तो आप निष्कर्ष स्वयं निकाल सकते हैं कि कंपनी जो है वो जो मुनाफा या आय जो है वो प्राप्त करना शुरू कर सकती है। और हम लोग यहाँ पर जो है आय की बात नहीं कर हम लोग यहाँ पर आय की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि जब कंपनी जो है वो आय प्राप्त करती है तो उसमें से खर्चे निकालकर मुनाफा निकलता है। तो अगर 2025 तक कंपनी के पास ये कुल मुनाफा अगर आता है, तो उसमें मुनाफे में से वो कुछ जो है लाभांश के लिए या शेयर्स को बायबैक करने के लिए ले सकती है। लेकिन एक चीज ये भी जरूरी है कि कंपनी के पास उस समय कानूनी संरचना, एक लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा बिल्कुल उपस्थित होना चाहिए ताकि वो लाभांश हर देश में दे सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो ये प्रश्न है, जहां पर हम लोग मुनाफे की बात कर रहे हैं, लाभांश की बात कर रहे हैं, और ये कहां से आएगा, ये सभी आपको स्पष्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्ट है आप सभी को। तो दोस्तों, क्या आप सभी को स्पष्टता है कि ये मुनाफा कहां से आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी के जवाबों का। और कंपनी जीटीआई, तो तो यदि निवेशक सारे सहमत होते हैं, तो क्या कंपनी कुछ पैसा जो है वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट के ऊपर निवेश नहीं कर सकती? प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन जो निवेशक हैं, तो आपका प्रश्न ये है कि जो लाभांश कंपनी दे रही है, क्या उसको हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? देखिए, कुछ निवेशक जो हैं उनको लाभांश ज्यादा प्रिय है, वो पुनः निवेश नहीं करना चाहते। तो ये चीजें मुझे नहीं पता कि आगे चलकर कैसे होंगी, और इसका क्या ढांचा होगा, इसका क्या समाधान होगा, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, अभी तक हम लोगों को नहीं पता है। बल्कि ये हो सकता है कि आप लोगों के पास एक विकल्प हो, निवेशकों के पास विकल्प आए। या चलिए यूं मान लेते हैं, कल्पना कीजिए, उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास कंपनी से आपके पास संदेश आता है कि कंपनी तैयार है आपको लाभांश देने के लिए, और आपके पास एक विकल्प भी है कि ये लाभांश जो है आप हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में निवेश करना चाहते हैं या आपको कैश चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वाकई में काफी लोकतांत्रिक और तार्किक रवैया है। और आपके पास एक आपके पास एक विकल्प होगा कि आपको आपको डिविडेंड्स चाहिए, लाभांश चाहिए, या फिर आपको जो निवेश है उसको उसका पुनः निवेश करना चाहेंगे। तो विलियम कह रहे हैं कि हम लोग चाहेंगे कि इस की जो विकल्प को आप कागज के ऊपर भेजें और निवेशकों को गारंटी दें। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप अपने प्रश्न की भाषा को थोड़ा बदल कर मुझे बताएं। धन्यवाद। तो रुस्लान कह रहे हैं कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूएसटी का हिस्सा क्यों नहीं है, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन यूएसटी का हिस्सा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने पूरे के पूरे ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने बल्कि ये कहा है कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करते हैं, यदि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसको लागू किया जाता है, तो वहां पर उस देश का कानून उसके ऊपर लागू होगा, और उसके लिए एक नए प्रकार के निवेश
को एक नए निवेश की श्रेणी होगी, नए निवेशकों की श्रेणी होगी। और मैंने ये भी कहा है कि यहाँ पर इक्विटी, जो जो इक्विटी की साझेदारी है, ये एक विकल्प हो सकता है। परंतु मैंने ये कभी नहीं कहा कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन यूएसटी का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कहिए कि जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है वो यूएसटी का हिस्सा नहीं है, वो बिल्कुल यूएसटी का हिस्सा है। तो आ, मुझे देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सौरभ जी, कि आईपीओ कार्गो का या हाई स्पीड का, वो एक ही आईपीओ होगा या अलग अलग आईपीओ होगा, तो मुझे वाकई नहीं मालूम। क्योंकि अभी तक आईपीओ का जो प्रश्न है वो उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि क्योंकि कंपनी को सार्वजनिक करना बड़ा जटिल प्रक्रिया है। उससे पहले कंपनी को मुनाफा मुनाफा होना चाहिए, और अभी तक कंपनी के पास मुनाफा नहीं है। तो ये एक अलग प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन हम इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर केवल अनुमान लगा रहे हैं। हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि चीजें किस प्रकार आने वाले समय में, सालों में जाने वाली हैं। तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, और यहाँ पर कोई ये आधिकारिक पुष्टिकरण कंपनी के लिए नहीं है। लोग पूछ रहे हैं मुझसे प्रश्न, जैसे भविष्य में जब कंपनी सार्वजनिक होगी, अपना आईपीओ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लेकर आएगी, तो किसी भी भविष्य के किसी भी बिंदु के ऊपर, तो सौरभ चौधरी जी तो ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आईपीओ कार्गो का और हाई स्पीड का, क्या ये एक ही आईपीओ होगा या ये अलग अलग आईपीओ होंगे। तो मुझे नहीं इसके बारे में कुछ भी अनुमान है। लेकिन यदि आप कल्पना करना चाहते हैं, यदि आप तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कानूनी रूप से क्या कंपनी के पास ये विकल्प होगा कि वो बाजार में दो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन लेकर आए, यातायात के प्रबंधन लेकर आए। जैसे कि अर्बन और कार्गो एक आईपीओ होगा और हाई स्पीड दूसरा आईपीओ होगा। पूंजीकरण दोनों का अलग अलग होगा। कंपनी ने एक अलग एक अलग एक अलग कंपनी बना ली। तो मुझे लगता है कि कानूनी रूप से ये हो सकता है, परंतु ये कैसे होगा ये मुझे वाकई नहीं पता। तो तो सौरभ चौधरी जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ये कह सकता हूं कि कल्पना करते हैं तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, परंतु ये फिर से ये मेरा अपना स्वयं का दृष्टिकोण है। तो रोमन कह रहे हैं कि मैं आज नया आया हूं, तो क्या मैं निवेश करना चाहता हूं, तो कितना, जो जो न्यूनतम राशि है वो कितनी है। तो मैं, तो देखिए, न्यूनतम राशि निवेश के लिए रोमन हमारे प्लेटफॉर्म पर है, वो 25 या 50 डॉलर भी है। और यदि हम लोग अपने मौजूदा निवेशक पैकेजेस की बात करते हैं, तो न्यूनतम जो पैकेज है वो $100 10 महीनों के लिए है, जो कि $1,000 का पैकेज होता है, जिसके अंदर आपको 60,000 जो है ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के, आपको जो है वो जो वो 50,000 शेयर आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण के तौर पर, यदि आप निवेश करते हैं, $1,000 आप निवेश करते हैं, जैसे कि $100 अगले 10 महीनों के लिए निवेश करते हैं, तब आपके पास, तो आप 10 महीनों के बाद आपके पास 60,000 शेयर हो सकते हैं।
और यदि हम लोग बात करें कि इन शेयर्स की क्षमता क्या है, कि वो कितने मूल्य तक पहुंच सकते हैं, तो यानी कि आप कितने गुना मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर हम लोग जब जब इसका आईपीओ निकलेगा तब आपको कितना मुनाफा होगा। तो अगर हम लोग डॉक्टर यूनिस्की के मूल्यांकन के ऊपर जाते हैं, उनके उनके बौद्धिक संपत्ति पर जाते हैं, तो वो $400 मिलियन से ज्यादा है। तो जब कंपनी जो है वो जब जब वो अब के लिए आवेदन देती है, तो प्री आईपीओ के अंदर जो शेयर जो है वो $1 का होगा। तो यदि $1 का भी होता है, तो आप अगर $1,000 आप करते हैं, आपको 60,000 प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होते हैं, जो कि शेयर्स में बदलते हैं $1 के हिसाब से। तो ये गणना आप ले सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि आप किस प्रकार का पैकेज लेना चाहते हैं। और यदि हम लोग न्यूनतम पैकेज की बात करते हैं, जो कि $50 प्रति माह है, तो वहां पर आपको जो डिस्काउंट है वो आपको 21 गुना मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो प्रमोशन हम लोग चला रहे हैं, जो कि 31 जुलाई तक चल रही है, और आप उसका बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं, और आपको 60x जो है वो आपको डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर बोरिस पूछ रहे हैं कि मैक्सिम, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है RSW प्लेटफॉर्म के बारे में। जहां पर ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या ये प्लेटफॉर्म जो है बेलारूस के लोगों के लिए ये खुला रहेगा कि नहीं? देखिए, जब आप रीब्रांडिंग खत्म कर लेंगे, तो आप नए प्लेटफॉर्म पर आप बिना किसी अवरोध के कार्य कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि वाकई में कोई भी जो है भूगोल की वजह से आपकी पहुंच नहीं रुकेगी। मूल्य एक शेयर का क्या होगा अनुमानित तौर पर? देखिए, अभी शेयर नहीं है, देखिए अभी आपके पास प्री आईपीओ शेयर्स हैं। ये ये यहाँ पर बिल्कुल अभी आप इनको शेयर्स नहीं बोल सकते हैं। तो तो मूल तौर पर जब हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये तकनीकी रूप से सही भाषा नहीं है। आप जो हैं, आप को शेयर्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप सह मालिक हो रहे हैं। आपको इक्विटी का आपको इक्विटी में हिस्सेदारी मिल रही है। और जब एक बार कंपनी जो है आईपीओ के लिए तैयारी करती है, तो जो वो प्री आईपीओ जो शेयर्स हैं वो आपके शेयर्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि एक प्री आईपीओ जो शेयर है उसकी लागत क्या होगी। तो यदि हम लोग आज के अनुमान के हिसाब से लगाएं और मौजूदा डिस्काउंट को देखें, तो आप गणना कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये 0.016 ये इस समय मूल्य है। तो इस समय यदि आप $1,000 निवेश कर रहे हैं, तो आपको 60 गुना शेयर प्राप्त हो रहे हैं। तो यानी कि आपको 60 गुना 60x आपको अपने निवेश के ऊपर रिटर्न प्राप्त हो रहा है। तो यदि आप बाजार की क्षमता को एक बार देखेंगे, Galaxy A9 Pro ने मुझसे एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, परंतु मुझे उनके प्रश्न की समझ नहीं आ रही है। तो चलिए, मैं अपने पिछले शीर्षक पर चलता हूं। तो यदि आप 60 का डिस्काउंट प्राप्त करते हैं, तो आपको 60,000 प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होते हैं। तो आप जो है वो 0.16 प्रति डॉलर के हिसाब से प्राप्त होगा।
तो यदि आप 60 गुना जो है वो आप डिस्काउंट लेते हैं, तो ये 0.016 की गणना बैठती है। तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप जो है, आप $100 प्रति माह के किस्तों के हिसाब से 1,010 माह की किस्तें बांधते हैं, तो आपको 60,000 शेयर्स आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि आप एक मुश्त भुगतान करते हैं, $1,000 का पूरा भुगतान करते हैं, तो आपको 66 गुना डिस्काउंट प्राप्त होता है। और यदि आप बड़े पैकेज पर जाते हैं, तो आपको $500 एक महीने प्रति माह 10 महीने तक देना होगा। और यदि आप एक मुश्त भुगतान करते हैं, तो आपको 70 गुना और उसके बाद 10% और आपको आपको जो है छूट मिलेगी, डिस्काउंट प्राप्त होगा। तो आपके पास जो है, गणना के अनुसार, मैं यहां पर गणना कर रहा हूं, तो आपको 3,85,000 के आसपास, माफ कीजिएगा, 3,55,000 आपको यहाँ पर शेयर प्राप्त होंगे। और इसके अंदर अगर आप 10% और जोड़ते हैं, तो आपकी कुल संख्या जो है वो 3,90,500 शेयर्स आपको प्राप्त होंगे उस पैकेज के अंदर। और यदि आप उसको एक बार में खरीदते हैं, और ये 3,90,500 जो है, ये प्री आईपीओ शेयर्स होंगे। और उसके बाद हम लोग 5,000 को भाग करते हैं 3,90,500 से, जो कि शेयरों की संख्या जो आपको प्राप्त हो रही है, तो आपको प्राप्त होता है, एक क्षण दीजिए, 0.013 डॉलर्स प्रति शेयर की लागत आपको पड़ेगी। और ये अनुमान के हिसाब से एक जो है 1.3 सेंट का एक शेयर होगा। तो हम लोगों ने काफी प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, हम लोग 90 मिनट से बात कर रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा। पहला, हम लोगों ने बहुत सारी उपलब्धि जो है प्राप्त की है, अगर हम क्राउड फंडिंग की बात करते हैं। और मैं यहाँ पर प्रश्न उत्तर को मैं यहाँ पर बंद करना चाहूंगा। और पिछले महीने कितना निवेश हुआ, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग क्राउड फंडिंग के अंदर काफी समय तक काम करने वाले हैं। लेकिन अगर हम लोग मौजूदा प्रचार प्रमोशन की बात करते हैं, जो कि 31 जुलाई को खत्म हो रही है, तो चलिए मैं एक और प्रश्न लेता हूं। तो यू स्काई टेक और जो पिछला वीडियो था, और डॉक्टर यूनिस्की के साथ जो वीडियो था, तो जो निवेशक जिसने यूएसटी के अंदर निवेश किया है, उनको हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से मुनाफा प्राप्त होगा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है उसको उसको कार्यान्वित किया जाएगा। तो क्या स्काईटेक और यूपे जो है वो अलग अलग जो है उनको भुगतान होगा? देखिए, मैं इसी की बात कर रहा हूं कि देखिए, जैसा भी हो, हम लोग हाई स्पीड का ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग कटेंगे नहीं। हम लोग मुझे पूरा विश्वास है कि कंपनी हमारे लाभों के बारे में सोचेगी, सामूहिक कंपनी हमारे लाभों के बारे में सोचेगी, और हम दोबारा उसी शीर्षक के ऊपर पहुंचेंगे। लेकिन तब तक
हमारे पास तथ्य मौजूद होंगे। तो एलेक्स कह रहे हैं कि मैक्सिम कैसे हैं आप, और समर प्रमोशन की मैं बात करना चाहूंगा। मैंने एक पैकेज खरीदा है जो कि किश्तों में खरीदा है, और ये मैंने नए साल की प्रमोशन पर खरीदा था। तो प्रमोशन जो था वो पहले शुरू हुआ था और 28 दिसंबर को मैंने भुगतान किया था। तो क्या मैं उस प्रमोशन का इस्तेमाल कर सकता हूं? देखिए, आप सपोर्ट सर्विसेज के से पर लिखिए और आप उनको बताएं कि अभी आपका बकाया भुगतान कितना है, तो वो आपकी जरूर मदद करेंगे और आपको अतिरिक्त 10% जो है वो प्राप्त होगा यदि आप अपनी किस्तों का भुगतान पहले करना चाहते हैं। तो सपोर्ट को आप जरूर लिखिए, और उसके बाद मैं सपोर्ट से बात करूंगा, सपोर्ट के प्रमुख से बात करूंगा, और फिर हम आपके केस पर बात करेंगे। तो अंत में निष्कर्ष क्या है? तो हम लोगों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हम लोगों ने मदद की है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को कार्यान्वित करने के लिए, और उसकी वजह से जो कंपनी है, 2 कमर्शियल उत्पाद कंपनी ने तैयार किए हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बार बार दोहरा रहा हूं, तो शायद जो है आपके लिए ये बैठक नहीं है। यदि आप बोर हो रहे हैं या हताश हो रहे हैं तथ्यों से, तो आप किसी और बैठक में जा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी हम लोगों को बहुत दूर जाना है, और साथ ही साथ हम लोगों को अभी और समर्थन देने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी को अभी भी क्राउड फंडिंग की आवश्यकता है, हमारे समर्थन की आवश्यकता है। तो हमारे पास अभी भी समय है कि हम लोग जो है अभी मौजूदा प्रमोशन के अंदर भाग ले सकें, और उसके लिए हम लोग लगातार तरीके से शनिवार को प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स के ऊपर प्रकाशित होती हैं, और आप देख सकते हैं कि 2 हफ्ते पहले जो मैंने प्रस्तुतिकरण दिया था, आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, साझा कर सकते हैं जो उन लोगों के साथ जो कि अभी भी हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है। और रुसलान, मैंने आपसे निवेदन किया है कि आप के प्रश्न में और नहीं आप पूछें ना, या अपने अगली बैठक अ, में आपके प्रश्न लेंगे, या तो आप समय पर आया करें। और हम सभी बैठकों को गुरुवार को करते हैं, लेकिन ये वाली जो हफ्ते की बैठक है वो किसी कारणवश जो है वो सोमवार को हुई है। तो इस गुरुवार को बैठक नहीं होगी, लेकिन अगले हफ्ते गुरुवार को ये बैठक होगी। और आज जो गुरुवार की बैठक है वो आज हो रही है। तो आने वाले भविष्य के अंदर हम लोग एक जो हमारे सक्रिय पार्टनर्स हैं उनके साथ हम लोग एक बंद कमरों की बैठक करने वाले हैं, और आपके बैक ऑफिस में और टेलीग्राम के अंदर वो बंद बैठक का न्योता आपको दिया जाएगा, और उसके अंदर आप जरूर आएं। और उसके अंदर मैं घोषणा करूंगा कुछ प्रारंभिक बिंदुओं के बारे में, जहां पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने नए प्लेटफॉर्म के लिए, नए कार्य के लिए। परंतु ये जो जानकारी है ये दिलचस्प होगी उन लोगों के लिए जो हमारे प्लेटफॉर्म का समर्थन करना चाहते हैं और सक्रिय रूप से हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी दबाव देकर कहना चाहूंगा कि ये जो बैठक है, ये बैठक उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कि प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं अपने क्षेत्रों का। और उस बैठक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रारंभिक कदम क्या होने चाहिए। तो अगर हम ये कहें कम शब्दों में, तो हम लोग अपने इस कार्य को बिल्कुल नए प्रारूप में शुरू करने वाले हैं, एक नए कंपनसेशन प्लान के साथ, मार्केटिंग प्लान के साथ, विपणन योजना के साथ, जो कि एक बिल्कुल ही नया रवैया होगा क्राउड फंडिंग के प्रक्रिया के लिए। तो मैं चाहूंगा कि उस बैठक के अंदर जो जो मूल टीम है, जो कोर टीम है, वो मेरे साथ उस बैठक में हो। इस बैठक की जो घोषणा है वो मैं अगले हफ्ते करूंगा। तो अगर आपसे ये कहूंगा कि यदि आप प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं, अपना कार्य को रोकना नहीं चाहते हैं, और प्रौद्योगिकी का समर्थन करना चाहते हैं, नए लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो शनिवार को मैं अपने मेहमानों के लिए, नए लोगों के लिए एक प्रस्तुतिकरण करता हूं।
तो दोस्तों, तो हम लोग एक शनिवार को 6 बजे हम लोग जो है की समय के अनुसार 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार आप अपने परिजनों को, दोस्तों को बुला सकते हैं, जहां पर मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है वो वो प्रस्तुतिकरण देने वाला हूं। तो रुस्लान कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर निवेश किया है। तो वो कह रहे हैं कि वो अपने केवल दृष्टिकोण बता रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। तो देखिए लिया, मैं 2014 से निवेशक रहा हूं, और मैं आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को 2019 से मैं चला रहा हूं, सीईओ रहा हूं, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज का प्रचार दूसरे दूसरे क्षेत्रों में कर रहा हूं। और आज मैंने अपना दृष्टिकोण जो है मैंने आपके सामने प्रकट किया है, साझा किया है, एक निवेशकों के लिए जो कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर है। और मैं श्रीमान इलिया, मैं आपको बता दूं कि हम सभी लोग सहमालिक हैं, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के सहमालिक हैं। और मैंने ये जरूर कहा है कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका कार्यान्वित जो है वो बहुत जल्दी उसका कार्यान्वित होने वाला है। यदि हम लोग हाल ही की खबरों के ऊपर जाते हैं, और हम लोगों का जो जो उसके अंदर हिस्सेदारी रहेगी, वो भी वो आरएसडब्ल्यू के अंदर अलग हो जाएगी। और यही मैंने कहा है। तो मुझे आप सही प्रकार से समझिए, और अपने विचार आप मुझे मत दीजिए, और दूसरे लोगों को आप बहकाइए मत। तो एनातोली बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कोई यहाँ पर कल्पना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव हैं जो मैक्सिम ज्यादा अच्छे से जानते हैं। और अनातोली बिल्कुल सही जा रहे हैं कि मुझे कुछ चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी है, जो कि आज मैंने आपके साथ साझा किया है। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के साथ उस तर्क को साझा किया है कि चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं। और मैंने आपको आज भी और बहुत बार मैंने आपको बताया है कि 2019-2020 के अंदर कानूनी कंपनियां जो थी, वो वो बहुत सारी कानूनी कंपनियां जो थी वो उस समय जो है वो इस कंपनी के अंतर्गत नहीं थी। और इसीलिए और बहुत सारे लोग भी उस समय नहीं जुड़े थे। तो यदि हम लोग यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्ट्स को अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाना चाहते हैं, तो हजारों लोगों की आवश्यकता है। लेकिन अगर हम लोगों को 100, 50 या 150 कमर्शियल परियोजनाओं का कार्यान्वित करना है, तो हम लोगों को और ज्यादा लोगों की आवश्यकता, कंपनी को और ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी, और कंपनियों को उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, मानव संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा। और ये वाकई में बहुत बड़ा कार्य है। उस समय वित्त पोषण की भी आवश्यकता होगी। और एनातोली बिल्कुल मुझे सही समझे हैं, क्योंकि वो लगातार हमारी बैठकों में हिस्सा लेते हैं। तो वो बिल्कुल मुझे सही समझ चुके हैं। तो आपका जो आखिरी जो प्रश्न है रुस्लान, कि जो अनुभव है वो प्राप्त हो चुका है, परीक्षण किया जा चुका है, और कंपनी अब ये कह रही है कि वो एक नई प्रौद्योगिकी का शुभारंभ करने वाली है। नए तो रुस्लान, आप 2023 के वीडियो को जरूर देखें। और वो ये नहीं कह रहे हैं। तो हाई स्पीड टेक्नोलॉजी जो है वो अभी तक उसको जांचा नहीं गया है, परीक्षण नहीं किया गया है। हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, उसका परीक्षण अभी नहीं हुआ है, केवल एक प्रोटोटाइप जो है उसको दिखाया गया था। लेकिन उसका प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए, उसका शुभारंभ लॉन्च करने के लिए कंपनी को हजारों हेक्टेयर की भूमि को अधिग्रहण करना होगा। कम से कम 25 किलोमीटर लंबी जो है उनको ट्रैक बिछाना होगा। और कंपनी को अलग अलग दर्जनों कॉन्ट्रैक्टर को जो है नौकरी पर रखना होगा। कंपनी को बिल्कुल नए प्रणाली रखनी होगी ट्रैक के लिए। एक नई दूरदर्शिता डॉक्टर यूनिस्की को चाहिए होगी। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं
वो नए कानूनों के साथ, नए देश के साथ और नए प्रारूप, जो वित्त पोषण के नए प्रारूप हैं, उनके साथ होगा। और यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, और यही मेरा मुख्य विचार था। ये कहना कि हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जा चुका है, ऐसा नहीं हुआ है। और ये मैं सुनिश्चित तरीके से आपको कह सकता हूं, डॉक्टर यूनिट्स्की को पता है कि ये कैसे करना है। और उनको अब जो है केवल और केवल वो जगह चाहिए, और साथ ही साथ वित्त पोषण की आवश्यकता है। और साथ ही साथ बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दोनों चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के लिए आपको पूरा का पूरा ढांचा चाहिए, और ये एक अतिरिक्त कार्य है, बहुत बड़े स्तर का अतिरिक्त कार्य है। तो मैं यहाँ पर फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा। तो तो अगर हम लोग अपने समय सारणी के अनुसार इस शनिवार को हम लोग 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार हम लोग बैठक करेंगे, और उस बैठक के अंदर आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि वो समय कौन सा होगा बंद बैठक का। और उस समय जो है, जो 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 जानकारी जो है वो बंद बैठक की, वो आपको दी जाएगी। और हमारे पास अभी भी समर प्रमोशन के 2 दिन बचे हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। आप मौजूदा डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकते हैं। और यदि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को विस्तार करना चाहते हैं तो आप जरूर निवेश कर सकते हैं। जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, वो लोग जो अभी भी हमारे पार्टनर्स नहीं बने हैं, जो अभी भी हमारे साथ इस प्रौद्योगिकी में निवेशक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बार जाने से पहले फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। और 1 अगस्त को जो मूल्य है, आपको स्टैंडर्ड सामान्य पैकेज आपको बैक ऑफिस में प्राप्त होगा। तो रोमान, आप जो हैं, आप अपने स्पॉन्सर के पास, या अपने जिन लोगों ने आपको, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर न्योता दिया था, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप सपोर्ट सेवा से आप पूछ सकते हैं। तो शनिवार को हम लोग 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, 6 बजे की समय के अनुसार आपसे पुनः भेंट करेंगे। और इसी के साथ हिंदी कक्ष से आपके अनुवादक आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।